अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 116, जहां ब्लैंकेट उठाने के बाद सोई यूनियॉक के रूम से जाने लगती है कि तभी यूनियॉक सोई की स्लीव पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज मत जाओ, यहीं रुक जाओ मेरे पास, प्लीज। हाँ, लेकिन जब सोई पलट कर देखती है तब यूनियॉक बेहोश होता है और सोई को लगता है कि यूनियॉक किसी और को ये सब बोलना चाहता था। आखिर ये मुझे कौन समझ रहा है। और सोई यूनियॉक के हाथ से अपनी स्लीव खींचने लगती है, लेकिन यूनियॉक सोई की स्लीव नहीं छोड़ता और बोलता है, प्लीज मत जाओ, प्लीज। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, मैं समझा नहीं सकती क्यों, लेकिन मुझे लगा था वो बिना कुछ कहे चला गया था तो एक दिन वैसे ही वापस आ जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं रुको, शायद ये बस मेरा एक डिल्यूजन था जिस पर मैं बिलीव करना चाहती थी। इसके बाद हमें 10 साल पुरानी कहानी दिखाई जाती है जिसे सोई अभी रिकॉल कर रही होती है एंड ये कहानी उसी दिन की होती है जिस दिन यूनियॉक की फ्लाइट होती है। हमें ग्वानमिन को दिखाया जाता है जो जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है। एंड तभी ग्वानमिन जल्दी से अपनी क्लास का डोर खोलता है और बोलता है, सुनो, यूनियॉक अब्रॉड जा रहा है और आज उसकी फ्लाइट है। ये सुनकर सो एकदम शॉक हो जाती है और सीधा भागते हुए स्कूल के बाहर जाने लगती है। एंड देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, उस दिन ग्वानमिन की बात सुनकर मैं अपनी फुल स्पीड में भागी बिना ये जाने कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उठा लो प्लीज यूनियॉक, बस एक बार उठा लो। द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रीचेबल एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई योर कॉल अगेन लेटर, प्लीज लीव योर मैसेज आफ्टर दिस बीप। इसके बाद हमें सोई की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, मैं उसे बार बार कॉल करती रही जबकि मुझे पता था कि वो कॉल नहीं उठाएगा क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं, मैं बेबस थी। यूनियॉक प्लीज मत जाओ, प्लीज रुक जाओ यूनियॉक, प्लीज मत जाओ ना। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो यूनियॉक? वो वॉइस मैसेज शायद लास्ट चीज हो सकती थी जो मैंने तुम्हें भेजी। उस वक्त मैं अपने शब्द ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, मैं बस फोन पर फूट फूट कर रो रही थी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। लेकिन तुमने कभी रिप्लाई नहीं किया और मेरे पास ये जानने का कोई तरीका भी नहीं था कि तुमने मेरा वो मैसेज कभी सुना भी या नहीं। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ ये सब याद करने के बाद सोई बहुत ज्यादा डाउन फील करने लगती है और जमीन पर बैठ जाती है। तुम बहुत बुरे हो यूनियॉक। एंड सोई मन में आगे बोलती है, तुमने कभी मुझे चांस नहीं दिया कि मैं तुमसे रुकने को कह सकूं, कभी ये मौका नहीं दिया कि मैं तुम्हें रोक सकूं। तुम इतने ज्यादा कोल्ड हार्टेड थे यूनियॉक। लेकिन ये स्लीव जिसे तुमने अभी पकड़ा हुआ है, तुम्हें क्या लगता है ये किसकी है? तुम यहाँ आखिर किसे इतना डेस्परेट होकर रोकना चाहते हो? इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, अगर सच कहूँ तो मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो इस तरह मुझे छोड़कर क्यों गया था। मैं उससे सुनना चाहती थी कि वो मुझसे प्यार करता था ताकि मैं उससे गुस्सा और नफरत करने के लिए फ्री हो जाऊं। मैं उसे डांटना चाहती थी, उस पर चिल्लाना चाहती थी क्योंकि उसकी वजह से मुझे ये तक शक होने लगा था कि हमारे बीच का एक भी मोमेंट क्या कभी सच्चा था भी या फिर वो बस मेरा इल्यूजन था। तभी यूनियॉक का फोन बजने लगता है जो कि पास ही में रखा हुआ होता है एंड यूनियॉक के फोन पर किसी लड़की का कॉल आ रहा होता है एंड ये वही लड़की होती है जो उस दिन यूनियॉक के साथ थी जब सोई ने 10 सालों में पहली बार यूनियॉक को देखा था। एंड ये देखकर सोई हल्की सी स्माइल करती है एंड देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल चुका था, अब मुझे कोई जरूरत नहीं थी यूनियॉक से पूछने की। अब समय आ गया है कि मैं पुरानी यादों से बाहर निकल आऊं
एंड सोई यूनियॉक के स्टूडियो से चली जाती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है जब यूनियॉक ने सोई को हक किया था और कहा था कि वो सच में यहाँ पर आ गई है। यूनियॉक लेटा हुआ होता है और उसे काफी तेज फीवर होता है एंड देन यूनियॉक सो जाता है और उसे एक सपना आने लगता है। यूनियॉक अपने सपने में उस टाइमलाइन में होता है जब उसे पहली बार पता चला था कि वो लेफ्ट ईयर से सुन नहीं सकता। यूनियॉक अपनी मॉम को कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती। देन अचानक से यूनियॉक उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जब सोई और यूनियॉक साथ में मूवी देख रहे होते हैं। क्या हुआ यूनियॉक? हाँ, मैं कहाँ पर हूँ? तुम ठीक तो हो ना? यूनियॉक बोलता है। ओह हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर मैं मूवी चालू कर लूँ? ठीक है। एंड यूनियॉक अपने कान में ईयरफोन लगाने लगता है। अजीब बात है, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? शायद ईयरफोन खराब हो गए हैं। लेकिन सोई यूनियॉक को नहीं सुन पाती। हाँ, सोई ने मेरी बात सुनी नहीं क्या? हे सोई, सुनो। बट सोई यूनियॉक की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती, एज इफ यूनियॉक ने कुछ बोला ही ना हो। एंड देन यूनियॉक उस टाइमलाइन में आ जाता है जब सोई ने यूनियॉक को उसके डैड से पिटते हुए देख लिया था। यूनियॉक सोई को कॉल करता है जो कि बस स्टॉप पर खड़ी हुई होती है, लेकिन सोई यूनियॉक का कॉल नहीं उठाती क्योंकि खुद सोई बहुत ज्यादा शॉक्ड और नर्वस होती है एंड उसे नहीं पता होता कि वो नॉर्मल वे में यूनियॉक से कैसे बात करे। लेकिन यूनियॉक को ये लगता है कि सोई को यूनियॉक पर भरोसा नहीं है या फिर वो उसे ठीक से समझ नहीं पाती और वो हमेशा इसी तरह अकेला ही रह जाएगा। यूनियॉक सोई को रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ प्लीज, मेरे पास रहो, प्लीज मत जाओ। लेकिन सोई कुछ नहीं सुन पाती और बस पर चढ़ जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियॉक उठ जाता है और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी हुई होती है जो कि सोई ने रखी थी एंड यूनियॉक कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है। हाँ, देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूनियॉक अपने लिविंग रूम में जाता है और उसे वहाँ पर सोई का एक नोट मिलता है एंड इस नोट में लिखा हुआ होता है, मैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देने आई थी पर तुम बहुत बीमार लग रहे थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर रख कर जा रही हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है अराउंड 5 PM का, जहाँ सोई ऑफिस में होती है और अपने पीने के लिए कॉफी बना रही होती है। अब मैं बहुत थक गई हूँ, शायद मुझे थोड़ी खुली हवा में जाना चाहिए। और थोड़ी फ्रेश एयर लेने के पर्पज से सोई अपने ऑफिस की छत पर चली जाती है। कितनी तेज हवा चल रही है। हाँ यूनियॉक,